नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवाओं को दिया साफ संदेश। अग्निपथ स्कीम किसी हालत में नहीं होगी वापस, हिंसा करने वालों को सेना में नहीं मिलेगी जगह। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षियों की राजनीति शुरू, पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। कहा, नया काम शुरू करने में आती है अड़चन, युवाओं को भड़काने का काम कर रही कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही शरद पवार की मीटिंग से गायब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लेंगे भाग। राहुल गांधी से ईडी की कल फिर होगी पूछताछ, कांग्रेसी नेता बीजेपी पर हमलावर, बदले की कार्रवाई दिया करार। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, शहबाज सरकार फिर सवालों के घेरे। आज की सबसे पहली खबर अग्निपथ योजना को लेकर सेना के बड़े फैसले की। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच आज सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में सेना ने अग्निवीर से जुड़ी कई चीजों को क्लियर किया, कड़ा और साफ संदेश देते हुए ये भी कहा कि ये योजना किसी भी हालत में वापस नहीं ली जाएगी और हिंसा करने वालों को सेना में कोई जगह भी नहीं दी जाएगी। हर व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वो हिंसा में शामिल नहीं थे। साथ ही जिन पर केस दर्ज है उन्हें भी कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुशासन ही भारतीय सेना की नींव है। डॉक्टर साहब, सेना की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया, कितना सही कदम माना जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सही घोषणा है कि किसी भी कीमत पे ये जो अग्निपथ योजना है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी गई कि जिन जिन लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा उन्हें फिर आर्मी में किसी तरह की कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब जो एस्पिरेंट हैं वो अगर हिंसा पे उतारू होंगे तो उनके लिए नौकरी नहीं मिलेगी। ये अधूरी बात है। दरअसल इस तरह के हिंसा करने वालों को सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी। और आर्मी तो एक डिसिप्लिन काडर है, जो उद्दंड हैं उनके लिए तो वैसे भी आर्मी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक समस्या है, आप जब तक इन दंगाइयों को बलपूर्वक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये मसला चलता चला जाएगा। आज राहुल गांधी, बाकी सारे लोग वहाँ इसके विरोध में कि भाई वापस लो वापस लो वापस लो। ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से कृषि कानून के खिलाफ बवाल मचा, सरकार ने शुरुआत में यही कहा था कि किसी भी कीमत पे एक कृषि कानून वापस नहीं होगा, ये अच्छाई है वो अच्छाई है, ऐसे है वैसे है। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? तीनों कानून को वापस लिया गया। तो आपने नाखून बढ़ा दिया है विपक्षी पार्टियों का। इसलिए जब तक आप इन घोषणाओं के साथ साथ कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये बवाल खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, यानी कि इस बार सरकार झुकने के मूड में नहीं है। हर बार ये विपक्षी पुष्पा बनकर दिखाते हैं कि झुकेंगे नहीं। इस बार विपक्षियों का यही फॉर्मूला सरकार और सेना ने भी अपना लिया कि झुकेंगे नहीं। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा हो रही है और अब विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, जिस पर पीएम मोदी ने भी प्रगति मैदान से हुंकार भरते हुए कहा कि नया काम शुरू करने में मुसीबत झेलनी पड़ती है। ये इशारा विपक्ष की तरफ था, जो जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहा है और युवाओं को पकौड़े तलने का ज्ञान मिलने की बात कर रहा है। तो वहीं शिवसेना भाड़े की सेना तैयार करने की बात कर रही है। तेजस्वी यादव भी इसमें कूद पड़े हैं। कुल मिलाकर विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है। डॉक्टर साहब, विपक्ष पर आरोप है कि वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। बिल्कुल, बिना उनके भड़काए ये थोड़ी काम हो रहा है। ये जो दंगा हो रहा है, ये जो आगजनी हो रही है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अचानक से वो भाषण देने के लिए पहुंच गए, ज्ञान दे रहे हैं। लालू यादव के सुपुत्र नहीं होते तो नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया होता इनको। एक दूसरे नेशनल बेरोजगार हैं राहुल गांधी। आप कंपनी खोल के दादाजी के द्वारा, परनाना जी के द्वारा खोली हुई कंपनी को हथिया लो,
5 लाख की कंपनी को 5,000 करोड़ की कंपनी बना लो, तो ये जादू की छड़ी तो आप चला रहे हो। लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आश्चर्य तो होता है शिवसेना के तरफ से दिए गए बयान के ऊपर। सेना को आप भाड़े की सेना कहेंगे? ये किस तरह का हिंदुत्व है? ये किस तरह की भाषा है? भाड़े पे ली जा रही है? क्या कोई शॉर्ट टर्म के लिए अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाता? भाई शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो है इस देश के अंदर में। ये भाड़े के अधिकारी हैं सेना में। आप नेशनल सिक्योरिटी के मसले को राजनीति का एक खेल समझ लें। विपक्ष इसलिए गर्त में जा रहा है। कन्हैया कुमार को आपने आगे कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो ज्ञान दे रहा है कि सेना के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जेएनयू में खड़ा होकर के यही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़ा था और ये कहता था कि कश्मीर में जो हिंदुस्तान की सेना है वो रेपिस्ट आर्मी है। आज बड़ा प्रेम आ रहा है आर्मी के ऊपर। तो ये विपक्षी पार्टियां, इनका दिमाग दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में तो नहीं हरा सकते, लेकिन सरकार के कामकाज में विघ्न पैदा करके उनको जलील जरूर किया जा सकता है। यही इनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन देश की जनता सब कुछ समझती है। किसान आंदोलन में हाय तौबा ये लोग करते रहे। यूपी में चुनाव हुआ, क्या नतीजे आए? किसान आंदोलन चल रहा था, इनकी हिम्मत तक नहीं पड़ी कि पश्चिम बंगाल में जाकर के वो ये कहें कि वहाँ पे एमएसपी फिक्स करो, वहाँ पे मंडी लगाओ। तो ये सब विपक्ष की सो कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल बैंक करप्सी का नतीजा है। जी बिल्कुल। सरकार की योजना पर हर बार बवाल करना इन विपक्षियों की आदत हो गई है। तो वहीं ममता बनर्जी राजनीति की पक्की खिलाड़ी हैं। शरद पवार की मीटिंग में ममता ने जाने से इनकार कर दिया है। कारण दो बताए जा रहे हैं कि शरद पवार ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने से मना कर दिया, और दूसरा मीटिंग के लिए जो पत्र लिखा गया उसमें मीटिंग का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही हैं। लेकिन मीटिंग में अभिषेक बनर्जी भाग लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कारण माना जाए ममता बनर्जी की मना करने का? देखिए, ममता बनर्जी बहुत घनघोर बेइज्जती हुई है। वो आई थी यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए एक विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बुलाया। 7 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने इनविटेशन भेजा जी। लेकिन ममता बनर्जी की मीटिंग में कोई नहीं आया, एक भी मुख्यमंत्री नहीं आया। कई सारी पार्टियों ने बायकॉट कर दिया, और जो लोग आए भी उन्होंने ममता बनर्जी का बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि ममता बनर्जी आई थी, साथ में एक अपना ड्राफ्ट लेकर के आई थी कि भाई ये मीटिंग में ये ड्राफ्ट हो गया। तो सीपीएम वाले और बाकी लोगों ने कह दिया कि भाई ये कैसा ड्राफ्ट है, तारीख कहाँ है? अगर यूनाइटेड अपोजिशन की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जा रही है तो मीटिंग कब बुलाई जाएगी, कहाँ बुलाई जाएगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्या रेजोल्यूशन होगा, ये तो सब लोग मिलकर तय करेंगे। ममता बनर्जी कौन होती है तय करने वाली? ममता बनर्जी भी जानती है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता। राष्ट्रपति बनेगा तो बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए वो अपने आप को विपक्ष की सबसे बड़ी लीडर साबित करना चाह रही हैं। तो शरद पवार तो पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, उनके मन में अभी भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा बनी हुई है जी। तो उन्होंने मना कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आप ही बन जाएं। ममता बनर्जी दूसरा खेल खेल रही, भाई राष्ट्रपति के लिए जो आदमी चुन जाए या उसके लिए चला जाए वो तो प्रधानमंत्री के रेस से वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो पार्टी के लीडर से उन्होंने कहलवा दिया कि नहीं, शरद पवार तो अभी जनता के बीच में रहकर के राजनीति करना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी का जो दिल्ली विजिट था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, और इस फ्लॉप होने की वजह सबसे बड़ी ममता बनर्जी को लगता है कि ये शरद पवार ही हैं, क्योंकि वही चाणक्य नीति में बहुत एक्सपर्ट है। तो इसलिए जब उन्होंने मीटिंग बुलाई, मतलब आप देखिए, चुनाव होना है राष्ट्रपति का, और हर नेता जिसको जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो अपने अपने हिसाब से मीटिंगें बुला रहा है। तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, ये नॉन सीरियस मीटिंग है,
कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, ममता बनर्जी अपने आप को एक नेशनल लीडर साबित करना चाह रही हैं, लेकिन बाकी जो घाघ बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से बाहर पैर रखने देना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, एक तरफ विपक्ष में फूट साफ साफ दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेसी अब भी बौखला रहे हैं। मां की तबीयत खराब होने का कारण बताकर राहुल गांधी ने ईडी से 3 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन वो मां के पास नहीं, जंतर मंतर पर सत्याग्रह करते हुए नजर आए, राजनीति करते नजर आए और हरीश रावत ईडी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। साथ ही राहुल की घटिया राजनीति भी साफ नजर आई है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की कल ईडी से पूछताछ होनी है और वो सत्याग्रह कर रहे हैं, मां बिल्कुल ठीक हो गई है लग रहा है। देखिए, माता जी बीमार हैं, आज उनका जन्मदिन है, वो वैसे ही गुस्से में है। वो कभी हिंदुस्तान में जन्मदिन मनाते ही नहीं कहाँ। उनको तो हर बार बर्थडे मनाने के लिए विदेश जाना होता है। विदेश में जो उनके दोस्त हैं, उन मित्र मंडली के साथ वो बर्थडे मनाते हैं जी। और इस बार ईडी ने रोक लिया, तो एक तो गुस्सा इस बात का भी है। दूसरा, और कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी की न वो साख रही है, न वो धाक रही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके सरकार के ऊपर, ईडी के ऊपर कोई दबाव डाल सके। सब तरफ से वो फेल हो रहे हैं और ईडी सबूतों का अंबार लेकर उनसे कल पूछताछ करने वाली है। कल वो लड़खड़ाए तो उनको जाना पड़ेगा जेल। उन्हीं धाराओं में, जिन धाराओं में अनिल देशमुख जेल में है, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल का जो ईमानदार मंत्री है, वो भी जेल में है, और नवाब मलिक जिस हिसाब से जेल में है, तो कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। राहुल गांधी आदर सच सच सब कुछ बताएंगे या फिर जेल जाएंगे। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें भी। लोगों से चाय पीने में कटौती की अपील करने के बाद अब बिजली संकट भी हो रहा है। 8 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है। एक हफ्ते में 2 बार रेल का किराया बढ़ाया जा चुका है। पाकिस्तान में खाद्य, तेल, गैस से लेकर तमाम चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अब सिर्फ 2 महीने के आयात के बराबर रह गया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की नई सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भाई, नई सरकार ले आओ, फिर नई सरकार ले आओ, फिर नई सरकार ले आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पुल टूट चुका है उस पर कितना भी आप रंग रोगन कीजिए, पेंट कर दीजिए, उससे गाड़ी क्रॉस थोड़ा होना है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 3rd सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वाला एक बड़ा इकॉनमी है। अभी 13.5% इन्फ्लेशन रेट है जी। और सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार चलाने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो वो जनता के पॉकेट पे डाका डाल रही है। उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने कल खबर दी थी कि किस हिसाब से ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया, मतलब उनको बाहर से लोन भी नहीं मिल रहा। लोन जो मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शर्तों पे ऊपर। अब डीजल पेट्रोल की कीमत तो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 234 रुपये प्रति लीटर है पेट्रोल, 234 रुपये प्रति लीटर। और केरोसिन ऑयल, जिसे वहाँ पे लाइट वाइट जलाते हैं लोग, खाना भी बनाते हैं, वो 211 रुपये प्रति लीटर। दुनिया का अकेला हिंदुस्तान ही वो कंट्री है जो पिछले 6-7 महीने में, जिन्होंने ये इंटरनेशनल क्राइसिस के दौरान 25 रुपये कम किए होंगे पेट्रोल की कीमत में जी। अकेला मुल्क है। अब पाकिस्तान की समस्या इस तरह से आप समझें कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और कहीं से कोई ऋण भी देने को तैयार नहीं है, और अंदर खाने कई सारे विरोधाभास उभर के आ गए हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और जो वहाँ पे आर्मी वर्सेस जो सिविल पॉपुलेशन के बीच जो खाई पैदा हो रही है, वो एकदम बिल्कुल वो रेसिपी है सिविल वॉर की। पाकिस्तान अपने विनाश की ओर
तेजी से बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।